नमस्कार। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय करौली। हम यहाँ बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने अवलोकन का अर्थ एवं विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम यहाँ पर अवलोकन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। हमने जाना कि अवलोकन कहते किसे हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती है। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर अवलोकन के प्रकारों का विवेचन यहाँ पे करेंगे। सामाजिक घटनाएं विविध एवं जटिल प्रकृति की होती है। सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन एक ही प्रकार के अवलोकन से नहीं किया जा सकता। कभी तो एक अकेला अध्ययनकर्ता ही संपूर्ण घटना की जानकारी कर लेता है, किंतु कभी अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के एक दल की आवश्यकता होती है। कभी अध्ययनकर्ता अध्ययन के समय स्वयं पर नियंत्रण रखता है, तो कभी अध्ययन किए जाने वाले समूह पर। कभी वह स्वयं अध्ययन किए जाने वाले समूह की दैनिक क्रियाओं में भाग लेता है, तो कभी दूर बैठकर निरीक्षण करता है। इन्हीं कारणों से अवलोकन के विभिन्न प्रकार विकसित हुए। मूलतः अवलोकन को नियंत्रित और अनियंत्रित तथा सहभागी और असहभागी श्रेणियों में बांटा गया है। लेकिन फिर भी अवलोकन के यहाँ 3 प्रकार बताए हैं: अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन विद्यार्थियों के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना अनियंत्रित अवलोकन। तो सबसे पहले हम अनियंत्रित अवलोकन का यहाँ अध्ययन करेंगे। अनियंत्रित अवलोकन को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्धसहभागी अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार के अवलोकन द्वारा कर सकते हैं। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं अवलोकित किए जाने वाले समूह दोनों में से किसी पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता। अवलोकनकर्ता घटनाओं का उनके वास्तविक एवं स्वाभाविक रूप में ही अध्ययन करता है। अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार की विशेष संरचना, औपचारिकता एवं नियोजन नहीं होता। ये एक साधारण क्रिया होने के कारण इसे गुड एवं हार्ट ने साधारण अवलोकन का नाम भी दिया है। अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन भी कह सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनियंत्रित अवलोकन एक प्राचीन विधि है। इस बात को प्रकट करते हुए गुड एवं हार्ट लिखते हैं, सामाजिक संबंधों के विषय में मनुष्य के पास जो कुछ भी ज्ञान है उसका अधिकांश भाग अनियंत्रित अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया गया है, चाहे वह सहभागी हो या असहभागी। अनियंत्रित अवलोकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पीवी यंग ने लिखा है, अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सतर्कतापूर्वक जांच करते हैं, जिनमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग अथवा निरीक्षण की हुई घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। यंग की इस परिभाषा से अनियंत्रित अवलोकन की 3 विशेषताएं प्रकट होती है। पहली, इस विधि में अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता। दूसरा, इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं व परिस्थितियों का उनके स्वाभाविक रूप में अध्ययन करता है। तीसरा, अवलोकनकर्ता इस विधि में घटनाओं को परखता नहीं है। ये अत्यंत सरल प्रविधि है। अनियंत्रित अवलोकन को उसकी प्रकृति के आधार पर सहभागी, असहभागी एवं अर्धसहभागी भागों में बांटा है। तो यहाँ सबसे पहले हम सहभागी अवलोकन देखते हैं कि सहभागी अवलोकन क्या होता है। तो हम साधारण शब्दों में ये देखेंगे कि सहभागी अवलोकन उसे कहते हैं जिसमें अध्ययनकर्ता जिस समूह का अध्ययन करता है उस समूह का एक सदस्य बनकर रहता है और उनकी छोटी बड़ी सभी घटना पर वो
अपनी नज़र रखता है। इनको हम सहभागी अवलोकन कहते हैं। तो देखेंगे सन 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों की कमियों एवं सहभागी अवलोकन की उपयोगिता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लिंडमैन ने सहभागी अवलोकन के बारे में लिखा कि सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी करीब करीब शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इस प्रकार उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जिसने घटना में भाग लिया तथा जिसकी इच्छाएं एवं स्वार्थ उसमें किसी न किसी रूप में निहित थे, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से निश्चय ही कहीं अधिक यथार्थ व भिन्न होगा, जो सहभागी न होकर केवल ऊपरी दृष्टा ये विवेचनकर्ता के रूप में रहता है। तो ये देखना है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता उस समूह का या समुदाय का एक सदस्य बनकर रहता है जिसकी सामाजिक घटनाओं का वो अध्ययन करना चाहता है। वह लोगों की दैनिक एवं अन्य सभी क्रियाओं में भाग लेता है और उनका निरीक्षण और परीक्षण करता है। इसमें अवलोकनकर्ता को समूह के लोग अपना लेते हैं और वो उसे अपना एक सदस्य समझने लगते हैं। इस प्रकार अध्ययनकर्ता अस्थायी रूप से समूह का आंतरिक व्यक्ति बन जाता है। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। दूसरा हमारा असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन सहभागी अवलोकन का विपरीत है। अवलोकन इसमें जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में उसका अध्ययन करता है, तो इसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। इसमें कि शोधकर्ता या अवलोकनकर्ता क्या करता है कि समूह की जीवन में वो एक सदस्य के रूप में काम नहीं करता, बल्कि वो दूर बैठकर उन घटनाओं का अध्ययन करता है और बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होकर। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति जिस घटना को जिस रूप में देखता है उसको उसी रूप में चित्रित कर देना क्या कहलाती है? वस्तुनिष्ठता। तो इसमें अवलोकनकर्ता दूर बैठकर तथ्यों का संकलन करता है। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता और न ही उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। वह एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्रता व निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है। लोगों को पूर्व सूचना दिए बिना वह घटनाओं के समय उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह जो कुछ देखता है उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त करता है, किंतु पूर्ण असहभागी अध्ययन भी संभव नहीं है। उसे कुछ क्रियाओं व गतिविधियों में तो समूह के लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। इसी वजह से तीसरा जो हमारे अनियंत्रित अवलोकन का प्रकार है वो है अर्ध सहभागी अवलोकन। इसमें अर्ध सहभागी अवलोकन किसे कहेंगे कि इसमें अध्ययन में न तो वो पूर्णतः सहभागी होता है न पूर्णतः असहभागी होता है। इसीलिए गुड्डेमार्ट दोनों के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में अर्ध सहभागी अवलोकन का सुझाव देते हैं, जिसमें दोनों के गुणों का समावेश हो। वो लिखते हैं कि व्यक्ति को किसी एक रूप को पूर्णतः अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों के साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। अर्ध सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बना रहता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं और दोनों के दोषों से बचाव हो जाता है। इस संदर्भ में विलियम वाइट ने लिखा है कि हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्व एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यावहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। इसीलिए अर्ध तटस्थ स्थिति बनाए रखना ही अधिक श्रेष्ठकर होता है, जैसे सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, गेंद फेंकना, खेलना, साथ साथ खाना पीना, और फिर भी ये स्थिति बनाए रखना कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसंधान। तो ये हमने
अनियंत्रित अवलोकन के प्रकारों को यहाँ जाना कि सहभागी अवलोकन किसे कहते हैं, असहभागी अवलोकन किसे कहते हैं और अर्ध सहभागी अवलोकन किसे कहते हैं। तो सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अस्थायी रूप से उस घटना या उस समुदाय या समाज का सदस्य रहकर उसकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यविधियों पर अपनी नज़र रखता है। असहभागी अवलोकन इसका विपरीत है। इसमें अनुसंधानकर्ता दूर बैठकर तथ्यों का संकलन करता है और अर्ध सहभागी अवलोकन में इन दोनों का समावेश पाया जाता है। दूसरा अवलोकन का प्रकार है नियंत्रित अवलोकन। समाज विज्ञानों के विकास के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में भी परिवर्तन आया। इसी के परिणाम स्वरूप अनियंत्रित अवलोकन की कमियों को दूर करने के लिए नियंत्रित अवलोकन विधि का विकास हुआ। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। वह वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी या मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। वह तो तथ्य संकलन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने का कार्य करता है। ये साधन स्वयं ही सामग्री का संग्रहण करते हैं। इसलिए इस विधि में तटस्थता तथा वैश्विकता बनी रहती है एवं तथ्यों का सत्यापन सरल रहता है। और जो तीसरा प्रकार है हमारा, वो है सामूहिक अवलोकन। अवलोकन की इस विधि में अध्ययन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया जाता है। इसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। सिन पाओ यंग ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामूहिक अवलोकन नियंत्रित तथा अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रण है। ये अवलोकन अनेक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों का अवलोकन करने तथा उनका आलेखन करने पर निर्भर होता है। यद्यपि सूचनाओं का संकलन तथा उनका प्रयोग एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामूहिक अवलोकन में अवलोकन का कार्य कई व्यक्तियों द्वारा एक साथ किया जाता है। इसमें नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों अवलोकन पद्धतियों का मिश्रण होता है। इसमें सभी अवलोकनकर्ताओं में कार्यों का बंटवारा होता है और उनके कार्यों का समन्वय एक केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कई देशों में हुआ है। इंग्लैंड के लोगों के स्वभाव, विचार एवं जीवन के अध्ययन हेतु एवं जमैका की स्थानीय दशाओं के अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अवलोकन के 3 प्रकार हैं: अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। तीनों ही अवलोकनों के हमने प्रकारों को जाना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन का प्रकार अनियंत्रित अवलोकन विद्यार्थियों के लिए या आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।